हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सीसीसी की क्लासेस करवाऊंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण से ये क्लास डिले हो गई। लेकिन अब ये ऑन टाइम है। देखो आप सबके लिए ये जो डेट था वो 15/12/2024 था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण ये आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 19 तारीख को। और ये अपलोड हो जाएंगे 2 बजे तक, 19 तारीख के 2 बजे तक। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि सीसीसी मतलब कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, दासिस एक्सप्रेस पे। वहाँ पे आप जाओ और देखो कि सीसीसी क्या है, इसके करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आज इसका ये क्लास नंबर 1 है और आज से हम प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लगभग 20-30 क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जो जो जनवरी में अटैम्प्ट करना चाहते हैं या फरवरी में, उसके लिए सफिशिएंट होगा ये क्लास। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्लासेस आज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ उसके बारे में जानकारी सीसीसी के बारे में जो कि ये है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ सबको। जैसे कि आपको जो एग्जाम होगा ना वो 100 क्वेश्चन का होगा। ये सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ अपने उस वीडियो में, डिटेल वीडियो में, लेकिन इसमें भी फिर भी मैं बता देता हूँ कि 100 क्वेश्चन के एग्जाम होंगे आपके। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। उसके बाद 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद 90 मिनट का एग्जाम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। और मिनिमम मार्क्स जो है इसके 50% होंगे अगर आपको पास करने हैं। तो ग्रेड सिस्टम के बारे में भी हम लोग आगे जानने वाले हैं, कैसे कैसे कौन से कितने परसेंट लाने पे कितने ग्रेड मिलते हैं उसके बारे में। तो ये देख लेता हूँ। देखो सीसीसी के ग्रेड सिस्टम, तो अगर आप 85% से ऊपर मार्क्स लाते हो ना तो आपको एस ग्रेड मिलता है। उसके बाद 75% से 84% अगर आप मार्क्स लाते हो, ऑब्टेन करते हो, तो ए ग्रेड मिलता है। उसके बाद 65 से 74% अगर लाते हो तो आपको बी ग्रेड मिलता है। 55 से 64 उस पर आपको सी ग्रेड, और 50 से 54 के बीच में अगर लाते हो तो डी ग्रेड, और अगर 50% से कम लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ाई करने का भी और एग्ज़ाम देने का भी। तो कम से कम पास होने के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स जरूरी है, इससे प्लस। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा और मेरा वादा है आपसे, ये क्लास करने के बाद आप पास तो एग्जाम में हो ही जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और देखो स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहले यहाँ से क्लासेस है, तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये सिलेबस है हमारा चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है और इसके लेटेस्ट आईडी गैजेट, और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुई, हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बेसिक ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, समरी। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में ये सारी चीज़ें हैं हमारी, चैप्टर 1। उसके बाद आगे चैप्टर 2 होगा, उसके अलग से सिलेबस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो चैप्टर 1 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी से इसको चला सकते हो और इस पर आप कोई भी निर्देश देते हो, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो उस पर ये काम करता है। और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। और इसको कंप्यूटर जो शब्द है ना वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है। कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करना, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। क्लास फास्ट तो नहीं है, स्लो करते हैं थोड़ा। तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिंदी में इसको गणना बोलते हैं, गणना करना। कैलकुलेट का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, संगणक। क्या कहते हैं, संगणक। और कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, देखो। सबसे पहला स्टेप होता है इनपुट। हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को बोलते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ से वो प्रोसेस करके हमें क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। तो ये 3 कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे कि इनपुट में क्या होता है, इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर के निर्देश या कमांड दिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कंप्यूटर के कि मुझे 2 + 2 कितना होता है ये बताओ। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 + 2 क्या होता है, तो कंप्यूटर को ये मैंने जो दिया वो होता है इनपुट, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर क्या करेगा, 2 + 2 को अपने दिमाग में या अपने सीपीयू में जिसको बोलते हैं उस पर ये प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद ये हमको जो आउटपुट देगा ना, आउटपुट देगा मुझे 4। तो ये हो गया आउटपुट। तो इनपुट क्या है, जो
यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। उसके बाद प्रोसेस, इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है और डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। प्रोसेस में क्या करता है, सो देखो, डाटा को इन्फॉर्मेशन में, जो भी डाटा हमने दिया है इनपुट में, उसको प्रोसेस करने का और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। आउटपुट में क्या होता है, देखो, इसमें कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। इसको एक बेसिक ग्राफ या फिर इन्फोग्राफ के थ्रू से समझते हैं हम लोग। जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जूस की दुकान पे गए ना, जूस की दुकान पे हम लोग बहुत सारे लोग जाते हैं जूस पीने के लिए, जूस के शॉप पे। यहाँ पे जाते तो हम लोग बोलते हैं ना, बनाना शेक हमें चाहिए। बनाना शेक, तो क्या करता है सबसे पहले, ये जो हम लोगों ने बोला इसको कि बनाना शेक हमें चाहिए, तो वो जो बेचता है जूस या फिर शेक, तो वो क्या करता है, सबसे पहले केले को छीलता है। केले को छीलने के बाद उसको डालता है मशीन में डालता है, उसको बोल देते हैं हम लोग इनपुट कि ये करना है। उसके बाद जब मशीन चालू होती है तो जो जूस बनता है, जो आवाज़ आती है, उसके बाद जो जूस बनता है हमारा, जो उस पर मिक्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। इतना तो बेसिक चीज़ है, ये तो सब लोगों को पता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद जो जूस बन के हमारा निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो ये पूरा प्रोसेस है इनपुट प्रोसेस आउटपुट का। जैसे कि आप मान लो, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि आपको पापा ने बोला कि आप पनीर लेके आओ, तो पापा ने आपको बोला पनीर लेके आने, तो वो जो पापा ने आपको बोला वो आपका इनपुट हो गया। और आप साइकिल उठा के या गाड़ी उठा के आप दुकान पे जाते हो, तो जाने का प्रोसेस हो गया। आप जा रहे हो ना पनीर लाने, तो प्रोसेस हो गया। वहाँ से वापस आए, ये प्रोसेस हो गया। आपने पनीर अपने पापा को दे दिया, वो आपका आउटपुट हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि सीपीयू के बारे में। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, मतलब कंट्रोल करता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर, सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो है ना, यूजर जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है। और सीपीयू को ना कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। और एक चीज़ आप और बोल सकते हो, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। सीपीयू के 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से यूनिट? 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों यूनिट यहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित, मतलब कंट्रोल यूनिट का मतलब कंट्रोल, मतलब कि जुड़े हुए डिवाइसों और उनके कार्यों, मतलब कि कोई भी चीज़ हमारा जो जुड़ा हुआ कंप्यूटर में, उसका जो वर्क है उसको कंट्रोल करती है ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य ढंग से हो सके। कंट्रोल यूनिट का मतलब आपके साथ, जैसे कि मान लो कीबोर्ड जोड़ा है हम लोगों ने, उसको कंट्रोल करती है। माउस जुड़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करती है, मतलब कि जुड़े हुए सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करती है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म यह है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों, अंकगणितीय का मतलब जोड़, घटाव, गुना, भागा करना, ये सारी जो चीज़ें होते हैं वो अंकगणितीय होती है। और तार्किक का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू नॉट, ये सारे जो होते हैं वो हमारी तार्किक कार्य होती है। उसके बाद तीसरा हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो भी मेमोरी यूनिट का काम है ना, वो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम हमारा मेमोरी यूनिट करती है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की जो विशेषताएं, मतलब कंप्यूटर चलाने कुछ तो फायदा होगा ना, कुछ तो फायदा होगा। कुछ तो फायदा में देखो क्या क्या होता है। एक होता है स्पीड। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर कुछ भी काम करता है तो वो स्पीड मैटर करती है, स्पीड बहुत जल्दी काम करती है। और कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य करता है। अगर कोई इंसान को काम करने के बोल दो जैसे कि, तो वो बहुत स्लो काम करता है कंप्यूटर के मुकाबले। आप कोई भी फील्ड में देख लो, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस बेसिक काम कुछ करते हो। कंप्यूटर का हर जगह इस्तेमाल होने लगा है, ट्रांसपोर्ट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, बैंक में, हर जगह। तो यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्य पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की गति जो है ना, वो हर्ट्ज में, किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापते हैं हम कंप्यूटर की स्पीड को, हर्ट्ज में मापा जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा वो क्या है, वो है हमारा एक्यूरेसी, मतलब कि शुद्धता।
कंप्यूटर बिना गलती के किसी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलतियां करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर का कोई सा भी काम दोगे ना तो वो बिना कोई गलती के काम करके हमें दे देगा। लेकिन वही काम अगर हम किसी इंसान को बोलेंगे ना तो वो कुछ ना कुछ तो गलतियां करके ही देता है। तो वही दूसरा हमारा फायदा है एक्यूरेसी का, जबकि कंप्यूटर बिना गलती के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति और शुद्ध गणना कर देगा। मतलब कि मान लेते हैं हम लोग इंसान को बोलते हैं 3 4 5 4 6 6 7 9 4 3 3 4 into 5 3 3 3 3 4 5 6 8 0 3, ये कैलकुलेट करने के लिए इंसान को दे देंगे ना तो वो मतलब कि लेट भी कुछ करेंगे और हो सकता है कुछ गलती भी, मिस्टेक भी कर दे। लेकिन यही अगर कंप्यूटर को देंगे तो वो बहुत स्पीड से भी करेगा और हमारा जो आंसर देगा ना वो एकदम एक्यूरेट देगा, करेक्ट देगा। तो ये हमारे फायदे हैं। तीसरा जो फायदा है हमारा मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले याद रखता है। अब हमारे जो पास्ट में क्या क्या हुआ है उसको थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती है। बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी आपसे मैं पूछ दूंगा, आपने अपने यूट्यूब में जो है वो लास्ट 5 कौन कौन से वीडियो देखी, 5 ऐसी लास्ट कौन कौन से वीडियो देखी, या फिर आपको कौन सा ये याद है लास्ट आपने कौन सा रील देखा है? याद नहीं है ना, मुझे पता था आप लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन यही जो चीज़ें होती है ना कंप्यूटर बिना भूले याद रख सकता है इसको। तो मेमोरी इसकी जो है ना बहुत ही शक्तिशाली होती है। फोर्थ है हमारा डिलीजेंस, मतलब कि परिश्रमी। कंप्यूटर कई दिन तक कार्य करने की क्षमता रखता है जो मनुष्य के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है, जबकि मनुष्य कुछ समय तक कार्य करने के बाद थक जाता है और उसे आराम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि कंप्यूटर को ना आप कितना भी काम दे दो करते जाएगा अनलिमिटेड टाइम तक करते ही रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मुझे आप मैराथन क्लास लेने के लिए बोल दोगे तो मैं 8-10 घंटे तक काम कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे आराम की भी जरूरत पड़ेगी, खाने की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं है, ये कई दिनों तक काम कर सकता है, करते जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे जो 4 फायदे आगे भी हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारा स्वचालित, मतलब ऑटोमेशन। ये ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक आप बोलोगे यार ये तो यूजर काम करता तभी करता है, ठीक है मानता हूँ। आपने कोई कमांड दे दिया कि 2+2 क्या होता है, आपने तो कमांड दिया ना, उसके बाद का जो भी काम है, प्रोसेस है, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी करना है उसको कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक करेगा। तो उसको बिना कोई इंसान की मदद के ही वो काम कर लेता है। जैसे कि देखो, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार यह कार्य शुरू कर देती है, मतलब कि एक बार अपना काम कंप्यूटर स्टार्ट कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता से इसे पूरा कर देती है। अगर ये एक बार इसको हम कोई भी कमांड दे दें तो ये अपना काम स्टार्ट की ना तो पूरा करके ही मानेगा। उसको रोक सकते हैं हम अगर चाहेंगे तो, लेकिन वो अपना काम बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग के सपोर्ट से कर लेगा। और ये थे हमारे कुछ फ़ायदे, जिसको प्रॉस बोल सकते हो, प्रॉस। अब इसके कॉन्स के बारे में बात लेते हैं। कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्स मतलब होता है कमियाँ, वीकनेस। कमियाँ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें नो IQ, इसमें कोई IQ नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर मानव की तरह सोचने की और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए कंप्यूटर को मानव का गुलाम कहा जाता है। इसमें कोई IQ नहीं होता। हमारा दिमाग होता है ना, कोई भी अभी हम लोगों को लड़ाना चाहेगा, यार तेरे बारे में तेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया, तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं यार वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर के पास वो सब कुछ नहीं है। इसका बेसिक काम है यार बोल रहे तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता है। तो इसका कोई भी IQ नहीं होता है। उसके बाद इसकी जो है फीलिंग, नो फीलिंग। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह सोचने की कोई भी भावना नहीं होती, फीलिंग होती ही नहीं है। पहली बात, आपने रोबोट मूवी देखी है ना, उसमें फीलिंग नहीं होती है। लेकिन रोबोट में जैसे जैसे फीलिंग बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसको डिसमेंटल करके कबाड़ी में फेंक दिया जाता है। तो इसमें जो है वीकनेस, इसकी फीलिंग, मतलब कि फीलिंग नहीं होती है इसके। उसके बाद जानेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास मतलब कि आज से पहले, बहुत पहले, अभी कंप्यूटर जो चल रहे हैं इससे पहले भी तो कंप्यूटर चल होंगे, तो उसके बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 वर्ष, मतलब 2000 साल पहले हुआ था। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए। और कंप्यूटर के विकास का इतिहास काफ़ी पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आजकल हम लोग देख रहे हैं वो अचानक ही विकसित नहीं हुआ है। मतलब कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर, वो अचानक से नहीं आ गया, धीरे धीरे करके आया है। जैसे हम लोग पहले इंसान जो है अचानक से तो आया नहीं, होमो सेपियन के थ्रू से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते आए। वैसे ही कंप्यूटर जो है वो अचानक से नहीं आया, बल्कि हजारों वर्षों की वैज्ञानिकों की खोज, मतलब साइंटिस्ट की खोज और बहुत सारे इन्वेंशन के कारण से ही संभव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा अबेकस था। सबसे पहला कंप्यूटर इसको माना जाता है। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन, इसको याद कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि अबेकस का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो ली काई चेन, ये है ली काई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ घटाने के लिए किया जाता था।
जैसे आपको दिखता होगा ये एक बिंदु रहता है, 2 3, तो इसको जोड़ घटाव में काम किया जाता था। अब अगेंस्ट तारों का एक फ्रेम होता है, इन तारों में पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं, जैसे देखो इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये पकी हुई मिट्टी का गोला पिरोया हुआ है। अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे और आज के समय में कैलकुलेटर ने अबेकस का स्थान ले लिया। तो पहले जो व्यापारी होते थे वो इसका अबेकस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे ना कैलकुलेटर ने इसकी जगह ले लिया। तो अबेकस के बारे में आपको पता चल गया। दूसरा था हमारा नेपियर बोन। नेपियर बोन एक कंप्यूटर डिवाइस है। नेपियर बोन का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये हमारा जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर बोन का जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया गया था। इसका प्रयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। नेपियर बोन का यूज किस लिए किया जाता है? अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो जोड़, घटाव, गुना, भाग करने के लिए नेपियर बोन का इस्तेमाल किया जाता था। इसको किसने बनाया था? तो जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करके पहली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत, नेपियर जो है जॉन नेपियर, वो किसका यूज किया था? हाथी के दांत का यूज किया था। और इस मशीन को नेपियर बोन के नाम से जाना जाता है। नेपियर बोन के नाम से किस लिए जाना जाता है? देखो इसका आविष्कार किसने किया था नेपियर बोन का? जॉन नेपियर ने। ये जॉन नेपियर। और किसका यूज किया गया था? हाथी के दांत का, मतलब कि बोन। जॉन नेपियर, नेपियर हो गया जॉन का नाम, आधा नाम, उसके बाद बोन मतलब कि हाथी के दांत का यूज किया गया था, इसलिए इसको नेपियर बोन के नाम से भी याद रखते हैं हम लोग, या फिर जाने जाते हैं। समझे आगे? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? और इसका जो 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? उसके बाद हमारा था ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल का जो है वो ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार फ्रांस, कहाँ पे? फ्रांस में 1642 में। तीसरा ये थर्ड ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। और इसका जो इन्वेंशन जो किया गया था ना वो ब्लेस पास्कल, सबके नाम में ही उनके कंप्यूटर के जो इन्वेंट किया था उसके नाम छुपे हुए मिल जाते हैं। यह उस समय का पहला स्वचालित कैलकुलेटर था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे पहिए, ये लकड़ी का बॉक्स है और इसमें पहिए लगे होते थे। ये इन पहियों का उपयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। ब्लेज पास्कल की इस मशीन को एडिंग मशीन और पास्कलाइन मशीन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको एडिंग मशीन और क्या बोलते हैं? पास्कलाइन मशीन। पास्कलाइन मशीन भी बोलते हैं। और इसको 1642 में इन्वेंट किया गया था। इसके जो जिस मतलब कि कैलकुलेटर के नाम याद रख लेना। उसके बाद किसने इसका इन्वेंट किया था वो, और कब इन्वेंट किया था वो, और इसके अदर्स नेम, जैसे कि ये ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर का नाम क्या है? एडिंग मशीन और पास्कलाइन मशीन, ये अदर्स नेम है। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने लायक हैं। उसके बाद आप एक बार इसको रीड मार लेना या फिर मेरी वीडियो को देख लेना। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन से हम लोग जानेंगे चार्ल्स बेबेज को, जो कि चार्ल्स बेबेज जो है यहाँ पे ये फादर ऑफ कंप्यूटर भी माने जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा था। क्या रखा था? डिफरेंस इंजन। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सांख्यिकीय तालिकाओं की गणना 20 अंक तक शुद्धता से की जा सकती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों तक रेल, बीमा और व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था और यह मशीन भाप से चलती थी। इसमें आपको क्या याद रखना है? सो देखो, सबसे पहले पूछेगा कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था? 1822 में। और इसमें दशमलव के मतलब कि जो है 20 अंकों तक की ना शुद्धता, मतलब 20 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके 20 अंक तक पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ इसको मतलब ये कैलकुलेट कर सकता था। और इसका यूज रेलवे, बीमा और बिजनेस के क्षेत्रों में काम किया जाता था। और ये एक चीज़ है, ये भाप से चलती थी। किससे चलती थी? भाप से। भाप। और ये डिफरेंस इंजन जो है भाप से चलती थी। दूसरा है हमारा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का जो भी आविष्कार ये है उसका भी चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये इनका दूसरा था एनालिटिकल इंजन, दूसरा। और इसको कब किया गया था? ये 1830 नहीं, इसको कट करना है यहाँ पे, ये होगा 1833 में। 1833 में ये एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार के गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था।
यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। मतलब इसमें जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन जो होती थी ना, वो हमेशा के लिए इसमें स्टोर करके रख दिया था, क्योंकि इसमें मेमोरी आ गई थी, मेमोरी का ऐड किया गया था। यह कंप्यूटर इंजन बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कारण है कि इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को? ये कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, क्योंकि ये जो है ना, ये आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। क्या था? आधुनिक कंप्यूटर का आधार। और इसी कारण से चार्ल्स बेबेज जी को फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। आगे देखो, उसके बाद हमारा टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। मतलब आंकड़े जो होते थे उसको रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर, मतलब एक ही चीज़ है, मतलब स्टोर करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता था। टैबुलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टैबुलेटर था। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 की अमेरिकी जनगणना में किया गया था। कहाँ पे यूज़ किया गया था टैबुलेटिंग मशीन की? सबसे पहले अमेरिका की सेंसस में 1890 में यूज़ किया गया था। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार जो है 1880 में हार्मन हेलोरिथ, किसके द्वारा? टैबुलेटिंग मशीन की आविष्कार किसने किया था? हार्मन हेलोरिथ के द्वारा 1880 में, और 1890 में इसकी जो है अमेरिका के सेंसस में इसको यूज़ किया गया था। हेलोरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी जो 1924 में IBM, जो आजकल के टाइम पे भी हम लोग सुनते हैं IBM, वो हेलोरिथ की जो उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, तो वही कंपनी 1924 में IBM के, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। अभी भी हम लोग सुनते हैं ना IBM, नाम नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत जगह सुनने को मिलता है IBM। तो वही जो हेलोरिथ जो थे, हार्मन हेलोरिथ, उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी और वो कंपनी 1924 में IBM बन गई। IBM मतलब कि उसका फुल फॉर्म यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद हमारा है अगला कंप्यूटर मार्क वन। हावर्ड आइकर ने IBM के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन कंप्यूटर तैयार किया। IBM के साथ हावर्ड आइकर ने IBM के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन की कंप्यूटर का तैयार किया। यह विश्व की पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी, मतलब वही IBM की मशीन थी। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंक गणितीय गणनाएं की जा सकती थी। साथ ही एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम कर लेना, साथ ही एल्गोरिथम एवं ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं करना भी संभव था। मार्क वन में क्या क्या होते थे? उसमें आप अंक गणितीय गणनाएं कर सकते थे और एल्गोरिथम और ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं भी करना संभव था उसमें, मार्क वन में, जो कि हमारा हावर्ड आइकर और IBM के साथ, मतलब कोलैबोरेशन के साथ 1930 में मार्क वन का इन्वेंट किया गया था। इसके बाद है हमारा अगला कंप्यूटर ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है। और इसका आविष्कार जो है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली, या फिर जैन मकाले भी बोल सकते हो आप, जॉन मॉचली ने पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी में किया था। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर जो गणितीय ऑपरेशनों को बहुत ही तेज गति से कर सकता था, और ENIAC कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगला था हमारा EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद इसका निर्माण जो है मॉरिस विल्कस ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था। निर्माण इसका जो है वो कहाँ पे किया गया था? कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था। EDSAC दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। पहला ये था डिजिटल, दूसरा क्या था? ये पहला जो था वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था, और ये था हमारा दूसरा। तीसरा यहाँ है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम लोग क्लास नंबर 2 से करेंगे। क्लास नंबर 2 पहला क्लास आई होप इतना मज़ा नहीं आया आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानने में, लेकिन मुझे यहाँ से भरोसा है कि दूसरा क्लास से आप लोगों को पूरा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें को जानेंगे और यहाँ से आप लोगों को मज़ा आएगा। पहला क्लास बोरिंग हो सकता है थोड़ा, लेकिन आप लोग पूरे लास्ट तक, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो दूसरा वीडियो भी देखना जब आएगा। और बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? मेरा नाम आशीष, आप सबको पता ही होगा, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो आपको पता ही होगा ना कि मेरा नाम आशीष है। और आज है क्लास नंबर 2, ये देखो क्लास नंबर 2 है आज हम लोगों का, क्लास नंबर 2 CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का क्लास नंबर 2 है आज। और आज हम लोग जानेंगे क्लास नंबर 2 में जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंप्यूटर क्लास के बारे में, जो इंट्रोडक्शन थे उसके हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो
कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल पे जाओ, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया वहाँ से आप लोग देख सकते हो उसको। और ये दूसरा क्लास, तो सबसे पहले आप पहला क्लास करना, फर्स्ट क्लास, उसके बाद ये क्लास करना, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा सीरियल वाइज एक चेन बना रहता है, वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। और पहला क्लास में उतना मज़ा नहीं आया तो ये क्लास, आज की क्लास से पूरा मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर ना दो टाइप से बांटते हैं हम लोग। कंप्यूटर जो है वो हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। कौन कौन से टाइप में बांटते हैं, यहाँ पे देखो। एक डाटा हैंडलिंग के आधार पर बांटते हैं और एक आकार के आधार पर। डाटा हैंडलिंग मतलब जो कोई डाटा को हैंडल करने में जो क्षमता होता है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल से, एक है हमारा मोटा आदमी, एक है हमारा पतला आदमी। मान लेते हैं ऐसा, बॉडी शेमिंग का कोई केस मत ठोक देना मेरे पे। तो ये फैट आदमी है और एक ये है जो पतला है, जिसको थिन या वीक, थिन बोल सकते हो, थिन वीक, ठीक है। तो इसका जो दिमाग है ना, इसका मान लेते हैं तेज है, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, एक तो मोटा भी बोल रहा है। इसका दिमाग तेज है और इसका जो है, ऐसा नहीं समझ में आएगा, ऐसा समझो, इसका दिमाग जो है वो तेज है और इसका जो दिमाग है वो कमज़ोर है। तो उसी तरह से डाटा हैंडलिंग का एग्जाम्पल ये हो जाएगा पतला वाला, क्योंकि इसका दिमाग तेज है, पतला है लेकिन दिमाग तेज है। और एक ये है आकार के आधार पर, मतलब ये बड़ा है लेकिन उतना अच्छे से, मतलब कि दिमाग उसका काम नहीं करता है। उसी टाइप से आप इसको समझ सकते हो। डाटा हैंडलिंग एक होता है आकार के आधार पर। ये बस समझाने के लिए है, इसको कोई ईगो में मत ले लेना और ये मत बोल देना कि आप ऐसे बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस समझाने के लिए वो था ग्राफ। तो यही दो टाइप के होते हैं, एक डाटा हैंडलिंग और एक होता है हमारा आकार, मतलब इस साइज के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो है डाटा हैंडलिंग के आधार पर वाला। तो डाटा हैंडलिंग के आधार पर जो होता है वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये तीनों कंप्यूटर के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर को आप कहाँ पे देख सकते हो जानते हो? आप उसको लंबाई, चौड़ाई, गति, दाब, तापमान, इस जगह पे भौतिक मात्राएं जो होती है यहाँ पे इसका यूज़ होता है। एनालॉग कंप्यूटर का आप इस्तेमाल देख सकते हो पेट्रोल पंप पे होता है। पेट्रोल पंप पे दिखते हो ना आप कि यहाँ पे लिखा रहता है रेट, कि 1 लीटर का रेट 100 रुपये है। आप 5 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हो, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाता है। तो लेकिन ये जो रेट है वहाँ पे जो एनालॉग, मतलब कि हल्का सा सिस्टमेटिक टाइप में दिखता है ना, उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी हैं, देखो। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर जो है बस जो हम लोग चलाते हैं ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो होते हैं वही कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर उसको बोलते हैं जो जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी चीज़। कैलकुलेट जितने भी चीज़ में हो रही है वो हमारा कंप्यूटर है। जैसे कि आप कैलकुलेटर बोल सकते हो कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल जो है वो कंप्यूटर है, इस तरह करके बोल सकते हो। वैसे एक हमारा है एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इसका इस्तेमाल कब होता है? कार की स्पीड को मेज़र करने के लिए, कार की स्पीड को मापने के लिए। जब हम लोग कार, गाड़ी जो बाइक चलाते हैं तो वहाँ पे एक मीटर रहता है ना कि कितना स्पीड से गाड़ी जा रही है, स्पीड नापती है, वो स्पीडोमीटर कहलाता है। समझ में आ गया स्पीडोमीटर के बारे में? ये भी एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर होता है। उसके बाद ऑटो गैसोलीन पंप, यहाँ पे जो मात्रा होता है वो कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। ये वाला जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया यही है, ऑटो गैसोलीन पंप। वहाँ पे जो मशीन लगा रहता है, जो पेट्रोल पंप में आप जाते हो और जब पेट्रोल डलवाते हो तो वहाँ पे लिखता है ना कि 100 रुपये का पेट्रोल है, 5 लीटर का 5 गुना 100 करता है। तो ये सारा काम कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर का ऑटो गैसोलीन पंप। ये एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। एक हमारा हो गया थर्मामीटर। थर्मामीटर भी एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। जैसे इसका इस्तेमाल जो होता है हॉस्पिटल में मरीज का तापमान, टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। जो मरीज रहता है, हम लोगों को बुखार लगता है तो हम लोगों को टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर देता है ना, उसको भी एक एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर 0-1 का उपयोग करता है। मान लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर कैसे काम करता है। देखो, हम लोगों ने कुछ इनपुट दिया, जैसे कि बोलते हैं 2 + 3 कितना होता है, ये हम लोगों ने इनपुट दिया। तो ये इनपुट को ना कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो 0-1-0-1 इस तरह के फॉर्मेट में अपना ये ट्रांसलेट करता है और ये ट्रांसलेट करने के बाद अपना प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट है ना, आउटपुट भी ये बाइनरी नंबर में ही देता है, 0-1-0-1 इसी नंबर पे ही ये आउटपुट भी देता है। लेकिन ट्रांसलेट होने के बाद हमें अपना इस टाइप में, जिस तरह का हम लोग इनपुट देते हैं वैसे में हम लोग को आउटपुट ये
प्रोवाइड करता है। जैसे कि 5 शो करेगा तो ये हमारा अपना हो जाएगा, मतलब कि अपना मतलब जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि अब ट्रांसलेटर का एक एग्जांपल ले लो, मैं मान लो कि दिल्ली में हूँ, दिल्ली में कोई अंग्रेज आया, अंग्रेज है और मुझे हिंदी नहीं पता है और उसे हिंदी नहीं पता, उसे इंग्लिश पता है, मुझे हिंदी पता है, तो हम लोग बीच में क्या करते हैं, ट्रांसलेटर को रखते हैं। ट्रांसलेटर कोई मान लेते कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसको हम लोग ट्रांसलेटर बना दिए। तो मैं हिंदी में कुछ भी बोलता हूँ तो ट्रांसलेटर क्या करता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अंग्रेज को बताता है, जो अंग्रेज बाहर से आया है उससे, और उसे समझ में आता है इंग्लिश में। अब वो इंग्लिश में इसको समझाता है, जो ट्रांसलेटर है वो मुझे हिंदी में समझाता है। तो मैंने हिंदी में उसको जवाब सवाल किया, उसने मुझे इंग्लिश में जवाब देके लिए ट्रांसलेट करके मुझे जो आउटपुट दे रहा है वो हिंदी में मिल रहा है। तो ऐसे का पूरा काम डिजिटल कंप्यूटर करता है। लेकिन जो ट्रांसलेट का काम करता है ना, वो 0101 बाइनरी नंबर होता है। इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, उसमें हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर क्या होता है, काम कैसे करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के भी एग्जांपल है, जैसे कि वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर के स्पीडोमीटर है, उससे ऑटो गैसोलीन पंप था, थर्मोमीटर था, वो ऐसा एग्जांपल इसमें भी है। जो हमारा एप्पल मैक है, कैलकुलेटर है, IBM PC है, डिजिटल क्लॉक जो होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे के सारे जो है हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तीसरा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एनालॉग और डिजिटल को आपस में मिलाकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटर का कार्य करने की क्षमता होती है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा क्या, हम लोगों ने पहले पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिजिटल कंप्यूटर। अब इन दोनों को मिला के जो कंप्यूटर हमारा बनता है ना, इन दोनों को मिला के वो हमारा बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये दोनों कंप्यूटर को मिला के हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। और इसमें हम क्या क्या काम करते हैं, इसका ये जो यूज़ होता है ना, वो पेट्रोल पंप में यूज़ होता है। हवाई जहाज, मतलब हवाई जहाज में जो मशीनें जो लगी होती है, हवाई जहाज एयरपोर्ट की बात जो कर रहा हूँ वहाँ पे, और मशीन जो हवाई जहाज में भी लगा रहता है वो। उसके बाद हॉस्पिटल में किया जाता है, और वैज्ञानिक मतलब कि साइंटिस्ट लोग इसका यूज़ करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर को। तीनों ये समझ में आ गया आपको, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं, और उसके जो है एग्जाम्पल वो समझ में आ गया। 2 टाइप के बांटे थे हम लोगों ने, एक तो था हमारा वो क्षमता के आधार पर, जो डाटा हैंडलिंग के आधार पर था, और एक है हमारा साइज के आधार पर वाला यहाँ पे है। 2 टाइप में हम लोगों ने बांटा था ना, यहाँ पे देखो ये रहा, ये था ना, एक डाटा हैंडलिंग के आधार पर, एक आकार के आधार पर, यहाँ पे मोटा वाला और पतला वाला। तो हम लोगों ने पतला वाला समझा, अभी मोटे वाले समझने की बारी आई है। तो यहाँ पे देखो हम लोग आधार, हाँ, साइज के आधार पे ये वाला। इसमें जो हमारा होता है ना, उसमें एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, दूसरा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर, और 5 जो होता है वर्क स्टेशन। अब ये पांचों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले कि ये क्या, कौन कौन से कंप्यूटर और इसके काम क्या है, वो सारे के बारे में। पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा होता है। इसमें CPU के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। जो हमारा होता है ना CPU, एक चीज़ ये था, ये CPU इसको नहीं बोलते हैं। ये जो रहता है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ बटन रहता है, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे जो डिज़ाइन बना रहता है, ये हमारा ये जो है उसको हम CPU नहीं बोलते, इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट। लेकिन इसके कैबिनेट के अंदर जो मशीन, जो हमारे पार्ट्स लगे रहते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ को हम लोग CPU बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को हम लोग CPU बोलते हैं, इसको जो है वो कैबिनेट बोलते हैं। ये यहाँ पे CPU का आया था जिक्र, इसलिए मैंने बता दिया। तो CPU की जगह पे ना ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करता है, और ये वजन में हल्के होते हैं, इनका मूल्य भी कम होता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। दुनिया का सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइक्रल क्या था? माइक्रल। ये जो है ना, ये दुनिया का, एक तो होता है हमारा इंडिया, एक क्या होता है हमारा इंडिया, एक होता है वर्ल्ड, ठीक है। या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया को ही वर्ल्ड समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने मैप देखा ना कि यहाँ से यहाँ तक रहता है जो, और यहाँ पे हमारा इंडिया एक दिखता है। तो ये वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का जो है वो सबसे पहला कंप्यूटर था, वो माइक्रल था, ठीक है, जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया गया था। माइक्रल में कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ था? इंटेल का 8008 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। किसमें? माइक्रल में, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था माइक्रल। यहाँ तक समझ आया? माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पाल्म टॉप, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, ये सारे के सारे कौन से माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है
जिसका आकार ना तो ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो हम लोगों ने पहले में पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, उससे छोटा होता है। मतलब कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक ये कंप्यूटर है हमारा, इससे तो जो है, इससे क्या है, जिसका आकार ज़्यादा छोटा नहीं होता, अर्थात माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा। मतलब ये जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है और इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, उससे ये छोटा हो जाता है। इससे ये बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को अगले, मतलब तीसरा जो है हमारा वो पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा मिनी कंप्यूटर, इसके बारे में यहाँ तक समझ में आया, छोटा होता है, मेन फ्रेम से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है। मतलब कि ये जो है ना, ये मिनी कंप्यूटर, इसको बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें टैली का काम कर सकता है, कोई इसमें एक्सेल का काम कर सकता है, कोई इसमें वर्ड का काम कर सकता है, कोई इसमें पीपीटी का काम कर सकता है, पीपीटी का, ठीक है, एक ही टाइम पे। देखो यहाँ पे लिखा ना, इसका मतलब यह है कि इसे एक समय में बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है। जो हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा, उससे हल्का सा अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। इस कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM, जो पहले इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके द्वारा बनाया गया था। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें जो है ना, इस मिनी कंप्यूटर में इसमें 2 या 2 से ज़्यादा का प्रोसेसर जो है उसमें यूज़ किया गया था इसको बनाने के लिए। तीसरा है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। मतलब कि इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। हम लोग मोबाइल में 128 GB तक या फिर 256 GB तक डेटा स्टोर करते हैं। लैपटॉप में 1 TB तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर जितना जिसका क्षमता होता है उतना स्टोर करता है। तो इसमें जो है ना, इसी तरह से इसमें भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़े मात्रा में। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एक थाली दे दिया खाना खाने का, ठीक है। ये थाली जो है एक आदमी खा रहा है, तो इसको कम से कम एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं कि 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट, ठीक है। अब यही थाली अगर कोई 5 आदमी खाए तो कितना देर लगेगा? 6 मिनट। 6 मिनट में थाली ख़त्म हो जाएगा। एक आदमी 30 मिनट में खाता है, तो 5 आदमी कितने देर में खाएगा? इस तरह करके इसको कर सकते हो आप। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, तो 6 मिनट में ये थाली पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक आदमी 30 मिनट में खाता है, तो ऐसा नहीं है ना कि 5 आदमी इसको मिलके और ज़्यादा टाइम में खाएंगे, नहीं, जल्दी खाएंगे, क्योंकि 5 लोग हैं और वही थाली खाना। उसी तरह से ये जो है, ये इसका यूज़ इसलिए, इसमें बहुत सारे जो है प्रोसेसर का यूज़ किया गया है इसको, और जो है इसको जो स्पीड है ना, इसीलिए स्पीड बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। और यही वही जो है, खाने का यहाँ पे एक मुंह है इसलिए 30 मिनट लग रहे, लेकिन इसका अगर 5 लोग रहेंगे और 5 मुंह खाने वाला है, तो उसको जल्दी ख़त्म करेंगे ना, इसीलिए इसमें ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए इसमें स्पीड जो है वो कम लगती है, ठीक है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में अधिक मात्रा डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं। इसका यूज़ जो है बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस में, मतलब कि बहुत ऐसे सारे जगह हैं, जैसे कि हमारा जो CDAC है, जो हमारा कंपनी, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा ना, उसको स्टोर करने के लिए इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, और ये बहुत ही ज़्यादा महंगे भी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर है, जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है। इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। इसका यूज़ देखो, जैसे कि मौसम की जानकारी के लिए, परमाणु ऊर्जा का रिसर्च करने के लिए। सुपर कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसे रखने के लिए पूरे एक कमरे की आवश्यकता होती है। देखो ये जो है ना सुपर कंप्यूटर, इसको रखने के लिए पूरा ये जो रूम है हमारा स्टूडियो, इससे भी बड़ा रूम चाहिए इसको रखने के लिए। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये रखा हुआ है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे है, यहाँ पे इसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को हिंदी में महासंगणक, क्या बोलते हैं हिंदी में? महासंगणक। और ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा में 1976 में क्रेवन, इसका नाम क्या था? क्रेवन विकसित किया गया था। किसके द्वारा? क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा 1976 में क्रेवन का सबसे पहला है। और ये वर्ल्ड, ऐसा नहीं इंडिया का मत बोलना,
वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम क्रेवन था और इसको 1976 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000 है। ये तो है हमारा वर्ल्ड का, ठीक है, ये हमारा किसका है, वर्ल्ड का। लेकिन ये परम 8000 जो है ये हमारा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक प्रोसेसिंग पावर होती है। जो हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है ना, उससे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर इसमें होती है। इसमें एक तेज़ माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसमें बड़ी मात्रा में रैम और हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर होता है जो कार्य करने की स्पीड को बढ़ाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग वीडियो एडिटिंग में, वर्क स्टेशन का जो यूज़ है ना वो हम वीडियो एडिटिंग में करते हैं, 3D एनिमेशन में करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं और डेस्कटॉप पब्लिकेशन जैसे कार्य को करने के लिए किया जाता है। वर्क स्टेशन का इन सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और इसको हम ना अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो 3 मतलब क्लास नंबर 3 में। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा कि जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो भी थे उसके बारे में यहाँ तक समझ में आ गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना, मैं देखा हूँ पहला वीडियो में ज़्यादा तो व्यू नहीं गए हैं, लेकिन उसको शेयर करो जो करना चाहते हैं इस कोर्स को। और बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि कल या फिर परसों। तो जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? आप सब एकदम मस्त ज़बरदस्त हो गए और क्लास करने के लिए तैयार हो गए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लास जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 क्लास 1 और क्लास 2। जितने लोगों ने क्लास को नहीं किया सबसे पहले वहाँ से करो, क्योंकि हर एक क्लास कनेक्टेड है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जान ली, जैसे कि कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जान लिया हम लोगों ने, कि कंप्यूटर का जो हिस्ट्री उसके बारे में जाना हम लोगों ने। उसके बाद क्लासिफिकेशन की साइज़ के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उसके बारे में जाने, और जो हमारी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी जो होती है उसके आधार पर हम लोगों ने कंप्यूटर जाने कि कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। और आज हम लोग क्लास 3 में स्टार्ट करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीडीएम। ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले इसके बारे में कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और 5th जनरेशन है, और उसके जो ईयर है उसके बारे में, और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप किए गए थे और कौन कौन से कंप्यूटर इसमें थे उसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल ने 200 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और इसमें आप सबका बहुत बहुत योगदान रहा है, और आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसके बहुत सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर को महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, मतलब कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, और इन परिवर्तनों को विभिन्न पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि जो चेंजेस आए हैं ना, तो उसको एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम अपना एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो हमारे जो दादाजी थे वो 5 भाई थे। हमारे जो दादाजी थे वो लोग जो है ना 5 भाई थे। इनके तो कोई पिता रहे होंगे ना, इनके जो हैं कोई पिताजी रहे होंगे और उनके 5 बेटे। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे दादाजी थे, ये उनके भाई थे, ये उनके भाई थे, ये उनके भाई थे, ये उनके भाई थे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये जो है मेरे दादाजी के 4 बेटे थे, ऐसे मान लेते हैं। इनके 2 बेटे थे, फिर इनके जो है वो भी 2 बेटे थे, इनके जो है वो 5 बेटे थे। इस तरह करके आप समझ सकते हो। तो ये सारे जो हैं ये पीढ़ियाँ हैं, मतलब ये एक पीढ़ी से हमारा 5 पीढ़ी आया, और ये 5 में से फिर 4 निकल के आ गए, फिर इसमें से 2 निकल के आ गए, इस पीढ़ी से हमारा 2 निकल के आ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जनरेशन बोलते हैं। उसी टाइप से हम लोग को कंप्यूटर का है ना उसका 5 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने। तो हम लोग आज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 इस सारी जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर है 1914 से लेकर 1956। कहीं कहीं आपको कोई भी बुक में या फिर PDF में दूसरे जगह कहीं क्लासेस में आपको 1941 या फिर 1942 या फिर 43, 44 कुछ भी मिल सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के उनके जो हैं वो फॉर्मेट में लिखे रहते हैं। तो उनको सारे को कवर अप करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया कि 1914 से स्टार्टिंग माना जाता है फर्स्ट जनरेशन का 1956 तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। किसका यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है ना वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में।
और इस जनरेशन में कंप्यूटर के इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था। हम लोग अभी इनपुट देने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड माउस का यूज़ करते हैं। उस टाइम पे पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था। ठीक है, सबसे शुरुआती प्रकार के कंप्यूटर थे ये, और काफ़ी बड़ा था, बहुत अधिक बिजली खाती थी, मतलब खपत करती थी, बहुत ज़्यादा अधिक बिजली यूज़ में लेती थी और बहुत अधिक गर्मी पैदा करती थी। मतलब कि हीट जो है ना, वो ये फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर हीट जो है बहुत ज़्यादा पैदा करते थे, और बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी को ज़्यादा लेते थे। तो इसको ठंडा करने के लिए ना, फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे उसको ठंडा करने के लिए हम लोग एयर कंडीशनिंग, मतलब कि एसी लगाने की जरूरत पड़ती थी। यहाँ तक समझ आएगा। और इसके जो कंप्यूटर के नाम है इस प्रकार, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का जिसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का जिस कंप्यूटर में, जैसे कि ENIAC था, एडवैक था, यूनिवैक 1 था, यूनिवैक 2 था, IBM 701 और IBM 650 में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। आई होप आप लोगों को फर्स्ट जनरेशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। तो सेकंड जनरेशन जो है उसका स्टार्टिंग ईयर 1956 से लेकर के 1963 तक है। और ये जो ईयर है ना, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का जगह ले लिया था। मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे ना, उसकी जगह पे क्या करने लगे, अब ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे हम लोग सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब एबेकस जो था हमारा कंप्यूटर, एबेकस के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एबेकस का यूज़ किस लिए किया जाता था, व्यापारियों को जोड़ घटाव करने के लिए। लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसके इस एबेकस की जगह हम लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। किसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कैलकुलेटर का। उसी तरह से जो पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, अब उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है विलियम शॉकली ने किया था 1947 में। कब किया था, 1947 में। और ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले छोटा था और तेज था और सस्ता भी था। मतलब कि मान लेते हैं जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था वो इतना बड़ा था, तो इसके मुकाबले जो है ट्रांजिस्टर छोटा था, और ये तेज भी था, फास्ट भी था, और ये सस्ता भी था, मतलब चीप भी था, सस्ता भी था। ठीक है, ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। जैसे कि ये बड़ा था, उसके मुकाबले ये छोटा हो गया, क्योंकि उसमें जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो छोटे यूज होने लगे। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, अगर आपको बोलेगा कि सेकंड जनरेशन में कौन से लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, तो आप बोलोगे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और सेकंड जनरेशन में जो है वो कंप्यूटर इस टाइप के थे, जिसको IBM 6, IBM 1620, IBM 1401, IBM 1794, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108, ये हमारे जो थे वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के प्रकार थे। मतलब इस टाइप के कंप्यूटर के नाम थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में। तो ये सब भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है हमारा, वो स्टार्ट हुआ था 1964 से लेकर के 1971 तक। इस जनरेशन के बीच में थर्ड जनरेशन को हम लोग काउंट करते हैं। और तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह IC ने ले लिया। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ किए थे, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में अब ट्रांजिस्टर की जगह पे इंटीग्रेटेड चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आप बोल सकते हो, उसने ट्रांजिस्टर की जगह ले लिया। IC एक तरह का चिप है जो सिलिकॉन से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई है, आपको अगर एग्जाम में पूछ लेगा IC किससे बनी होती है, तो आप बोलना कि सिलिकॉन से बनी होती है, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। मतलब IC को सिलिकॉन चिप भी बोले जाते हैं। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के कंप्यूटर से बेहतर थी। अब जाहिर सी बात है, मान लो कि अभी मैं हल्का सा कुछ जोड़ घटाव गुना करने जानता हूँ, अगर आने वाले मॉडर्न टाइम में धीरे धीरे जो हमारे जेनजीज हैं उनके जो शॉर्टकट ट्रिक हैं जोड़ घटाव गुना भागों को सॉल्व करने का, वो हल्का फास्ट हो गया, उससे आने वाले टाइम पे क्या पता और फास्ट हो जाए। तो आप यहाँ सिंपल अंदाज़ा लगा सकते हो, जो आपका पहला कंप्यूटर था उससे जब आप बढ़िया नहीं बनाओगे तो इसका नाम कैसे होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, देखोगे पहले 2 GB का मोबाइल आता था, अब आने लगा है 8 GB का, 12 GB का। ठीक है, तो यहाँ से अपग्रेड होकर यहाँ तक आया। तो वैसे ही थर्ड जनरेशन में दोनों जनरेशन के मुकाबले थर्ड जनरेशन में ज़्यादा प्रभावशाली कंप्यूटर बनाए गए थे। किसके कारण, IC मतलब कि इंटीग्रेटेड चिप के कारण से। तो इंटीग्रेटेड चिप जो है आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफ़ी छोटा हो गया। जैसे कि देखते थे ना, पहले हम लोग बड़े बड़े कंप्यूटर इतने बड़े बड़े यूज़ करते थे, और इतने बड़े बड़े मोटे मोटे, जैसे कि आप TV देख लो, इतने स्क्वायर शेप में होते थे। अभी क्या हो गया, पूरा पतला LED LCD के नाम पे देखोगे अब पूरा पतला आ गया है। वैसे ही जो है इसका इंटीग्रेटेड चिप आने के बाद कंप्यूटर का साइज ना काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ मेमोरी की भी क्षमता जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे कि आप लोग देखोगे ना, पहले के ज़माने के मोबाइल जो आते थे उसमें 1 GB रैम रहता था, 512 MB या फिर 1 GB रैम रहता था, और नहीं सॉरी 512 MB
रैम रहता था और 1 GB तक रोम रहता था, जिसको हम लोग वो बोलते थे कि हाँ हमारा इतना 1 GB का 512 MB का हमारा रैम है मोबाइल का, और 1 GB का हार्ड डिस्क है, या फिर उसको आप रोम बोलते थे, कितना 1 GB का स्टोरेज हमारा मोबाइल में। वैसे ही इस टाइम पे जो है इसका जो क्षमता था, जैसे कि हम लोग अब ये जो 512 MB से हम लोग 8 GB तक रैम पे पहुंच गए, और ये 1 GB स्टोरेज से हम लोग 256 इससे भी ज़्यादा पहुंच गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता ही है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से थे, जैसे कि कोबोल, पास्कल, इन सारे ये जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, और इसका यूज़ किया गया था 3rd जनरेशन में, इसलिए इनमें से प्रोग्रामिंग करना आसान था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि IBM 360 सीरीज हो गया, हनीवेल 6000 हो गया, हनीवेल 6000 सीरीज हो गया, PDP मतलब कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर हो गया, IBM 370 100/168 हो गया, TDC 316 हो गया। ये कुछ 3rd जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है, ठीक है। 3rd जनरेशन समझ में आ गया। अब हम लोग 4th जनरेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 4th जनरेशन का जो ईयर है ना वो 1971 से लेकर के 1980 तक है, ठीक है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है। IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, अब माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसका यूज़ होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI मतलब कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा मॉडर्न हो गए, मतलब आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। वही है जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए ना कि हम लोग जो कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, लेकिन आने वाले जनरेशन में क्या पता वो तुरंत अभी ट्रिक व्रिक लगा के सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही स्पीड हो गए। तो जो हमारा पिछला वाला है उससे अच्छा आएगा, तभी तो हम लोग उसको अपने मॉडर्न जनरेशन में शामिल करेंगे ना। तो उसका जो है क्षमता, जो कार्य करने का क्षमता है और स्पीड दोनों ही बढ़ गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी में MS-DOS और MS विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसका भी एक चैप्टर है, उसमें हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी एग्जांपल के लिए आसान भाषा में बता देता हूँ। जो हम लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड जो हम लोग सैमसंग ये सब का यूज़ करते हैं उसका एंड्रॉयड है। तो ये क्या करता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। और वैसे ही iOS जो है वो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं ये जो प्रोग्राम चला रहा हूँ ये कंप्यूटर में, तो ये हमारा विंडोज़ का है। ये विंडोज़ जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस टाइम पे हम लोग समझ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर के नाम जैसे थे IBM 4341, DEC 10 स्टार 1000, PUP 11, ठीक है। इस तरह करके जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके नाम थे। अब हम लोग हैं 5th जनरेशन में। 5th जनरेशन को 1918 से लेकर के प्रेजेंट अभी करंट टाइम तक माना जाता है 5th जनरेशन, ठीक है। और 5वीं पीढ़ी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ये होता है ना कि आजकल कोई भी चीज़ है वो कोई भी प्रॉम्प्ट डालो, जैसे कि मैं बोलूँगा कि मुझे खाना बनाने के लिए रेसिपी चाहिए। अब वो पूछेगा कौन सा खाना बनाना है, मैं बोलूँगा दाल मखनी, तो दाल मखनी के बारे में वो पूरा रेसिपी हमें लिख के देता है ऑटोमेटिक। ऐसा लगता है कि कोई आगे उधर सामने बंदा मुझे बता रहा है कि कैसे कैसे खाना बनाना है। तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और आज के ज़माने में अगर आप AI के बारे में नहीं जान रहे हो तो आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, इसलिए AI के बारे में सीखो। तो AI तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। वर्तमान समय में कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी में चल रहा है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा और .NET इसका यूज़ किया गया है। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब हॉस्पिटल में, एंटरटेनमेंट में, रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका यूज़ होने लगा है। और इन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है, 5th जनरेशन में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है, ठीक है। इनके काम करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार के, जैसे जो हमारा अभी डेस्कटॉप है, जो हमारा कंप्यूटर टाइप में रहता है, जिसको हम कहीं ले नहीं जा सकते उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप कहीं भी ले जा सकते हैं। नोटबुक, क्रोमबुक, अल्ट्राबुक इस तरह करके जो है हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो आई होप आपको जनरेशन के बारे में जो है 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th, 5 इसके बारे में आप लोगों को पता चला। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है। और कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया हो गए। तो आज क्लास 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन में हम लोगों ने जो क्लास 1, 2 और 3 जो किया है, इसमें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने वो देखो। पहला क्लास जो था हमारा वो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। दूसरा क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
उसके बाद हम लोगों ने जो थर्ड क्लास किया है वो था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ी थोड़ी बेसिक जो है उसके बारे में जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में देखते हैं। हार्डवेयर ना फिजिकल कंपोनेंट होता है। फिजिकल कंपोनेंट मतलब जो हार्डवेयर जो हम छू सकते हैं, जो कंप्यूटर में यूज़ होता है, जैसे कि हम कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर ही है, लेकिन वो फिजिकल कंपोनेंट है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस उसको यूज कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, मतलब फिजिकल के फॉर्म में नहीं होता है वो डिजिटल फॉर्म आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है वो फिजिकल कंपोनेंट जो होता है उसको हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, कंपोनेंट को टच कर सकते हैं, ठीक है। जो हार्डवेयर है इसको टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं जो जिसको हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर के कई अलग अलग तरह के जो है हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। उन सभी कंपोनेंट को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, इस सबको मदरबोर्ड में कनेक्ट करके उसको यूज़ किया जाता है। तो हार्डवेयर का मतलब समझ में आया क्या होता है। तो हार्डवेयर के जो है ना पार्ट होते हैं उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट, जैसे कि हार्डवेयर पार्ट जो है वो इनपुट डिवाइस में कौन सा हार्डवेयर पार्ट यूज़ होता है, प्रोसेस करने में कौन सा यूज़ होता है, आउटपुट में कौन सा यूज़ होता है, स्टोर करने में कौन सा हार्डवेयर यूज़ होता है, हार्डवेयर पार्ट। तो ऐसे ही देखते हैं कि इनपुट डिवाइस में जो है हमारा वो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, OCR, BCR, MICR, OMR, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, वेबकैम, ये सारे के सारे जो इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, और ये इनपुट डिवाइस जो है वो हार्डवेयर के फॉर्म में है। तो प्रोसेस में जो है माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का स्पेलिंग इसलिए गलत हम लोगों ने डाला है ना, क्योंकि ये जो PDF में डालता हूँ अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से होता ये है कि कोई भी इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकता है और कहीं भी इसको सेल कर सकता है अपने PDF को। ये वाला PDF जो मैं डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल जो हमारा वो है द आशीष एक्सप्रेस, ठीक है। आप यहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे गलत डालते हैं ताकि वो यूज़ दूसरा कोई ना करे PDF, और यूज़ भी करे तो आप देखोगे पिछले क्लासेस में जो हमारा जो था एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उसका जो ईयर हम लोगों ने डाला था वो 1830 डाला था, लेकिन वो गलत था। बाद में जब हम लोगों ने क्लास किया तो हम लोगों ने वहाँ पे करेक्शन करवाया, जैसे कि 1833, तो ये हमारा राइट था। इसीलिए हम लोग गलती से डाल, जैसे कि यहाँ पे मदरबोर्ड है उसको मदरबोर्ड करके डाल दिया, ताकि ये गलत रहे और इसको हम लोग क्लास में सुधारें। इसलिए ये मत सोचना कि ये गलत टाइप करते हैं हम लोग, ताकि कोई दूसरा कोई यूज़ ना करे ऐसे, ठीक है। तो प्रोसेस करने में जो हार्डवेयर का यूज़ होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम होता है, मदरबोर्ड होता है। वैसे ही आउटपुट डिवाइस में जो है हार्डवेयर पार्ट वो हमारा मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, 3D प्रिंटर, प्लॉटर, इन सब के बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। तो ऐसे ही स्टोर करने के लिए, जैसे कि हमारा माइंड है तो हमको यहाँ पे स्टोर करने के लिए जैसे कि चाहिए ना, हमें दिमाग होना चाहिए, तो ऐसे ही फ्लॉपी डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये सारे के सारे स्टोरेज के अंदर आते हैं, वो भी हार्डवेयर पार्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा कि 2 + 2 कितना होता है। ये जो हमने इनपुट दिया वो किससे देते हैं हम लोग, इनपुट कीबोर्ड से देते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे करता है, वो अपने मदरबोर्ड में करता है, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है हमें, वो कहाँ पे शो होता है, हमारे मॉनिटर में शो होता है। कहाँ पे होता है, मॉनिटर में शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का भी मतलब समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं। आज क्लास उसी के बारे में है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम डेटा या निर्देश, निर्देश का इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इसको कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 2 + 2 हमने कमांड दिया कंप्यूटर को, तो ये किसके, ये 2 + 2 कैसे लिखा हम लोगों ने, किसके थ्रू से लिखा, हम लोगों ने कीबोर्ड के थ्रू से लिखा, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू से लिखा 2 + 2। तो ये जो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा वो हमें आउटपुट कहाँ पे देगा, मॉनिटर में, ठीक है। तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड और इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के लिए जो डिवाइस को यूज़ करते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को कंप्यूटर में पहुँचाती है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, जिनका प्रयोग हम कई अलग अलग तरीके से इनपुट देने का काम करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस जो है वो हमारा कीबोर्ड ही है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस कौन सा यूज होता है, तो आप बोलोगे कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका जो है यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन को टाइप करने के लिए करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कि कीबोर्ड एक बेसिक इनपुट डिवाइस है और यूजर की मदद से, मतलब कि ये जो बटन है ना, इसको की बोलते हैं, आपको पता ही होगा। की मदद से मतलब बटन की मदद से कमांड देता है, जिसमें लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर और फंक्शन जैसी
बटन मौजूद होती है, जिसको प्रेस करके यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। और ये जो कीबोर्ड है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, एक होता है हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कितने बटन होते हैं, तो 101 से लेकर के 105 बटन होते हैं, लेकिन आप एग्जाम में टिक करना 108 बटन होते हैं आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ठीक है, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें अधिक कीबोर्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है कि उसमें गाना चलाने के लिए एक बटन दे देता है, पॉज करने के लिए बटन दे देता है, आगे गाना फॉरवर्ड करने के लिए बटन दे देता है, तो वो सब उसमें काउंट नहीं करते। और वैसे भी आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड कीबोर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा माउस, ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ हम लोग कोई भी चीज़ को, भाई इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट देने के लिए करते हैं। इसके जो टाइप है वो 3 टाइप है, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस। ऑप्टिकल माउस जो है उसके बारे में देखो, ऑप्टिकल माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कर्सर को मूव करने के लिए बॉल के स्थान पर एलईडी लाइट या सेंसर का यूज़ करता है। ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस की लाइट रेड होती है, मतलब कि लाल होती है। उसमें जो एलईडी इस्तेमाल होती है वो सस्ती होती है। किस लिए यूज़ किया जाता है? क्योंकि वो सस्ता होता है और वो फोटो को डिटेक्ट करने में ना बहुत ज़्यादा देर नहीं करती है, और वो सेंसिटिव, मतलब कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि रेड कलर बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है उस चीज़ को। उसके बाद जो हमारा वायरलेस माउस जो है, इस माउस को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी केबल की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको हम रेडियो के थ्रू से, ब्लूटूथ और वाईफाई के थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपने देखा होगा एक वायर वाला माउस होता है, एक हमारा बिना वायर वाला होता है। तो ये बिना वायर वाला ही वायरलेस माउस होता है। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होता है? इस माउस में कर्सर या पॉइंटर को मूव करने के लिए बॉल मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। बॉल मैकेनिज्म बिल्कुल गेंद बॉल की तरह होता है, जिसकी मदद से स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव किया जाता है। इस बॉल को फिंगर या फिर थंब या फिर पाल्म, मतलब कि एक बॉल होता है, उसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, घुमाएंगे तो हमारा कर्सर मूव होगा। तो ट्रैक बॉल वही होता है। ठीक है, अब आगे देखो जॉयस्टिक जो है हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? जॉयस्टिक का यूज़ हम लोग गेम में करते हैं। गेम खेलने के लिए अगर कोई प्लेयर मल्टीप्लेयर गेम खेला होगा ना आपने, तो अगर कोई प्लेयर को लेफ्ट ले जाना तो लेफ्ट ये साइड घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, ऐसे करके वो जो जॉयस्टिक होता है वो गेम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ ही करते हैं उसमें। और जॉयस्टिक को हम लोग इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कमांड दे रहे हो, जैसे कि मान लो हम मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं, तो जो प्लेयर रहता है उसको आगे करना है तो हम आगे की बटन दबाते हैं, तो वही उसमें भी इनपुट देते हैं, तो इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। स्कैनर जो है उसका यूज़ होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट, इमेज या फिर वो जो कोई पीडीएफ होते हैं ना, मतलब कि हार्ड कॉपी, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो कोई प्रिंटर देखा ना आपने, प्रिंटर के जैसा ही स्कैनर होता है। आपने हार्ड कॉपी स्कैन किया, स्कैन करने के बाद क्या होता है, वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है, और उसको आप पीडीएफ में, पीपीटी में, किसी भी टाइप में आप कन्वर्ट करके आप कहीं भी भेज सकते हो। तो स्कैनर का काम वही होता है। स्कैन करना मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, स्कैनर समझ में आ गया। वैसे ही हमारा OMR, आपने एग्जाम दिया तो OMR सेट देखा है ना आपने, तो OMR सेट का जो रहता है वो 4 ऑप्शन रहते हैं, और उस पर टिक मारना होता है जो सही ऑप्शन रहता है। तो उसको चेक करने के लिए, OMR सेट को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यूज करते हैं OMR मशीन का। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ठीक है, और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ऐसा होता है इनपुट, ये OMR मशीन, इधर से पेपर डालो और इधर से चेक होके निकल जाएगा। उसके बाद है हमारा MICR का फुल फॉर्म जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग ना कोई भी डॉक्यूमेंट को जांचने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है बैंक और ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई हमें बैंक चेक देता है, CHEQUE चेक, बैंक चेक देता है, तो वो चेक को हम ये रियल है या नहीं उसको चेक करने के लिए MICR का यूज़ करते हैं। बैंक में उसको डालते हैं तो नीचे चेक के नीचे एक नंबर रहता है, उस नंबर को रीड करने का काम MICR करता है। उसी तरह से लाइट पेन है। लाइट पेन का यूज़ जो है वो टच स्क्रीन कंप्यूटर पर ग्राफिक डिजाइन, टेक्स्ट मैसेजिंग को करने के लिए किया जाता है। लाइट पेन से आप बहुत आसानी से ड्राइंग भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास एक लाइट पेन है ना, पेन टेप यूज़ करते हैं ना बहुत सारे लोग टीचिंग के लिए, या फिर किसी का स्केच बनाने के लिए, साइबर डिफेंस वाले लाइन में, या फिर स्केच बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो लाइट पेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है हमारा VCR, जिसको बोलते हैं बारकोड रीडर। बारकोड रीडर में क्या होता है, एक हमारा बारकोड होता है, और इसको हम जब अपने इस मशीन के थ्रू से बारकोड रीडर से हम स्कैन करते हैं, तो इस बारकोड में जितना भी डिटेल रहता है वो सारा का सारा हमें कहाँ पे दिख जाता है,
अपने कंप्यूटर पे दिख जाता है, या फिर जिससे भी कनेक्ट हो उस जगह पे हमें इस QR कोड में जो भी डिटेल रहता है वो शो करता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कैप्चर जब करते हैं QR कोड को, तो कैप्चर करके हमारे कंप्यूटर में डिटेल शो करता है। तो कैप्चर करना मतलब कि इनपुट देना ही होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का भी इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज़ जो है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई ये जो स्कैनर है वो कोई सॉप मतलब कि साबुन का स्कैनर है, ठीक है। अब ये साबुन का जो स्कैनर है, इसको स्कैन करने के बाद हमें क्या क्या डिटेल मिलती है, डिटेल में हमें क्या क्या मिलेगी, जैसे कि इसका रेट क्या है, एक पीस का रेट क्या है, हमारे स्टॉक में ये कितना बचा है, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। या फिर इसका जो मैन्युफैक्चर डेट है वो कब का है, या फिर इसका एक्सपायरी डेट कब का है, ये सारा का सारा चीज़ वो बारकोड स्कैन करने के बाद हमें मिल जाता है। वैसे ही हमारा माइक्रोफोन, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसको हम रिकॉर्ड करने के लिए एक माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ ये इनपुट मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग सुन सको। तो इसका भी यूज़ जो माइक्रोफोन है वो भी इनपुट डिवाइस है, ये समझ में आया। उसके बाद है हमारा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जो जो हमारे महत्वपूर्ण चीज़ थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारा जो आउटपुट डिवाइस है ना उसके बारे में देखो। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है कंप्यूटर से डाटा को प्राप्त करके उस डाटा को टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो फॉर्म में बदल देता है। जैसे कि आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का उल्टा होता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को डाटा भेजा जाता है। इनपुट डिवाइस क्या करता है, डाटा को भेजते हैं कहाँ पे, प्रोसेस करने के लिए। और जबकि आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, वो डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो शो होता है वो काम है हमारा आउटपुट डिवाइस का, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे के सारे जो है वो आउटपुट डिवाइस के टाइप हैं। तो मॉनिटर के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह एक टीवी की तरह होता है। मॉनिटर का कार्य यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रदर्शित करना होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, कीबोर्ड के थ्रू से हमने इनपुट क्या दिया कि 5 + 3 कितना होता है, तो ये जो 8 हमारा आंसर आएगा ना, तो ये कहाँ पे शो करेगा, मॉनिटर पे शो करेगा, ठीक है, मॉनिटर पे शो करेगा। तो यही जो शो करने का काम, ये जो 8 दिखा रहा है ना प्रोसेस होने के बाद, तो यही काम हमारा मॉनिटर का होता है, ठीक है। तो मॉनिटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं कंप्यूटर मॉनिटर के, जैसे कि CRT हो गया, इसके बारे में यहाँ पूरा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना PDF में। CRT हो गया, LCD हो गया, LED हो गया, ये सारे के सारे चीज़ जो है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद प्रिंटर के बारे में देखो। प्रिंटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। यह हमारे डिजिटल फाइल जैसे टेक्स्ट और इमेज को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। जैसे कि मान लो कोई हार्ड कॉपी है, ठीक है, ये सॉरी हार्ड कॉपी नहीं, डिजिटल कॉपी है। डिजिटल कॉपी जैसे कि कंप्यूटर में कोई PDF है, हम लोगों ने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा और वो फॉर्म का रिसिप्ट हमें निकल गया है, और रिसिप्ट को मुझे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है, तो उसको प्रिंट जब करते हैं ना, तो वो प्रिंटर के थ्रू से करते हैं, ठीक है। और वो जो हार्ड कॉपी है वो निकाल के देता है हमें, जो हमारा डिजिटल फाइल रहता है। और प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी के रूप में माना जाता है, ठीक है। प्रिंट आउट जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड कॉपी बोलते हैं, जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। और ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमें कोई भी चीज़ वहाँ से निकल के आ रहा है, कोई भी इनपुट देने के बाद हमें जो फाइल निकल के मिल रहा है मुझे प्रोसेस होने के बाद, तो वो आउटपुट ही निकल रहा है, ठीक है। तो उसको हम प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर में। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। आप इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे कि प्रिंटर एक है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। प्रिंटर के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे का नाम क्या है, आप एक का मान लो इम्पैक्ट है, मान लो क्या यही है इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक का है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ऐसे करके आप समझ लो। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक प्रिंटर मान लो एक पिताजी हैं और इस पिताजी के 2 बेटे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इनके भी 2 बेटे हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डेजी व्हील प्रिंटर। और जो दूसरा इनका बेटा है प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके भी 2 बेटे हैं, एक इंकजेट प्रिंटर और दूसरा है लेजर प्रिंटर। तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में जो जो टाइप है उन सब के बारे में भी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो उसके बारे में। और यहाँ पे देखो नॉन इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट वाला भी आप देख सकते हैं। इसके भी टाइप जो है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सारे के सारे इसके बारे में आप PDF में पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो इंकजेट, थर्मल क्या क्या होते हैं सो। उसके बाद हमारा जो प्रिंटर खत्म होने के बाद प्लॉटर का यूज़ कब होता है, ये भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। और ये जो है ग्राफ को प्रिंट किया जाता है, चित्र और ग्राफ। जैसे कि आप बड़े बड़े बैनर देखते हो ना, या छोटे मोटे बैनर जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं, ऐड वाले, विमल पान मसाला का, वो सारे के सारे प्लॉटर के थ्रू से प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक ड्रम पैन प्लॉटर होता है, एक फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। उसके बाद हमारा प्रोजेक्टर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो वीडियो को बड़े स्क्रीन पे या फिर दीवार में डिस्प्ले करने का काम करता है। आप लोग सिनेमा हॉल गए हो ना,
थिएटर में क्या होता है, एक छोटा सा मशीन लगा रहता है जिसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं। प्रोजेक्टर को क्या करता है, वो पर्दे में, बड़े पर्दे में हमें मूवी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोजेक्टर का काम है वो होता है कि बड़े, मतलब कि कोई भी फॉर्मेट है या फिर इमेज हो या फिर वीडियो हो, उसे बड़े फॉर्मेट में दिखाने का काम करता है, वो भी दीवार में या फिर कोई पर्दे में, ठीक है। वैसे उसके बाद स्पीकर है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि ये साउंड को निकालता है बाहर। तो जो भी चीज़ निकलता है, जैसे कि मान लो ये स्पीकर है और यहाँ से हमें आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया। वैसे ही हेडफोन है, हेडफोन से भी हमारा साउंड निकलता है, लेकिन क्या होता है, स्पीकर में हम 4 लोगों को सुना सकते हैं और हेडफोन में क्या है, हम अपने ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और इसके बाद देखो, ये था हमारा आज का इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट खत्म हो गया। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो अगली क्लास में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपर सीरीज का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और सिलेबस 1 जो सिलेबस था उसका चैप्टर 1 जो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें बहुत सारे जो सब पार्ट थे, सब चैप्टर थे, उसमें से जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये सारे जो हैं जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला क्लास होने वाला है, इससे बाद 2 क्लास और होंगे। एक तो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे, समरी के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद एक क्लास और आएगा मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर का, मतलब कि ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी रखा जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है हमारा सब पार्ट का कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर मेमोरी है, जिसमें डाटा का स्टोर करके रखा जाता है। जो हमारा डाटा होता है, जो अभी हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ वही है, ठीक है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। जैसे कि हम लोगों के पास दिमाग नहीं रहता तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, वैसे ही कंप्यूटर भी बिना मेमोरी के काम नहीं कर सकता। जिस प्रकार जैसे कि हम लोग जो है डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ करता है, ठीक है। और कंप्यूटर की मेमोरी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर किया जाता है। जैसे कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं हमारे? 0 और 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में। एक तो हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इन 2 मेमोरीज के बारे में भी आगे देखते हैं हम लोग क्लास में। जैसे कि हमारा जो है प्राइमरी मेमोरी, ये क्या है? ये हमारा मेन मेमोरी होता है जो कंप्यूटर का होता है, और आमतौर पर उस प्रकार का डाटा और प्रोग्राम स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU में प्रोसेस किया जा रहा होता है। ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों तरह की होती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो। और जो प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा CPU में बहुत तेज़ी से रीड करता है, क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड CPU के बहुत पास में होता है। और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है और प्राइमरी स्टोरेज भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक याद रखना कि प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई होती है और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है। जो हमारी 2 स्टोरेज थी ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के मुकाबले ये प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के भी 3 पार्ट है, एक तो रैम है, दूसरा रोम है, तीसरा कैश मेमोरी है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। तो इन तीनों के बारे में भी देख लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म पिछली स्लाइड में आपको बता दिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में जो डाटा होता है वो कंप्यूटर ऑन रहने तक ही स्टोर होता है। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद इसमें मौजूद डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अभी ये मैंने प्रोग्राम जो खोल के रखा है, ये जो हम PPT आज पढ़ रहे हैं इससे, ये भी खोल के रखा है, ये कंप्यूटर ऑन है, तो ये किस पे वर्क कर रहा है? ये हमारा रैम में वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा और इसको हम ऑन करेंगे तो ये सारा का सारा जो अभी दिख रहा है स्लाइड, ये नहीं रहता है, समझ गए। और ये वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज़ गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेज़ी से कार्य को पूरा कर पाता है,
ठीक है। रैम के दो टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद रोम के बारे में, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब यह है कि हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकती है। जैसे कि हम लोग मान लो अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो कुछ देर तक याद रहता है, लेकिन जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 और टेबल्स जो है वो सारे के सारे हमारे जो दिमाग में है वो स्टोर रहती है। तो वो जो होती है ना वो हमारी रैम में जैसे कि स्टोर करके जो हमेशा के लिए रखते हैं वो रैम में रोम में रखते हैं, और जो टेम्पररी चीज़ रहती है वो हमारी रैम में रहती है। जो भी प्रोग्राम ओपन रहती है वो हमारी किस पे एक्सेस होती है, रैम में होती है। और कोई भी हम अगर डेटा जैसे कि हम लोग कोई मूवीज़, डेटा, PDF, ये सारी चीज़ किस में रहती है हमारे स्टोर होकर बहुत दिनों तक, वो हमारा रोम में होती है, ठीक है। और इसमें जो डेटा होती है वो डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और रोम के भी 3 टाइप हैं, कौन कौन से? PROM, EPROM, EEPROM, और इसका यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो PROM का फुल फॉर्म है, यहाँ पे सारे के सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है तीसरा जो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी होती है। इसका इस्तेमाल जो है ना वो CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी उस डाटा या फाइल को स्टोर करता है जिसका इस्तेमाल CPU नियमित रूप से करता है। मतलब कि कैश मेमोरी में वो सारी फाइल को स्टोर करके रखते हैं जो कंप्यूटर जो हमेशा बार बार एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं। मान लो हम लोग कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई गेम खेलते हैं, फ्रिक्वेंटली हम लोग गेम खेलते हैं, तो क्या करता है उसको लोड लेने के लिए कैश मेमोरी में सबसे पहले चेक करता है कि ये जो हमारा जो मालिक है वो यही सबसे ज़्यादा खेलता है, और इसको हम कैश मेमोरी में रखते हैं ताकि यहाँ से जल्दी एक्सेस हो जाए, ठीक है। जब भी CPU को कोई डेटा चाहिए होता है तो CPU सबसे पहले डेटा कैश मेमोरी में, कोई भी अगर डेटा चाहिए होता है ना तो वो कैश मेमोरी में ढूंढता है, ठीक है। कैश मेमोरी के भी 3 टाइप है, एक है L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। L1 का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 कैश में क्या होता है, देखो यह एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार 2 KB से 64 KB तक का होता है। और L2 कैश में जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्पीड जो है थोड़ी कम होती है। इसका जो साइज़ है वो 256 KB से 512 KB के बीच में होता है। और L3 कैश जो मेमोरी है उसका जो है L1 और L2 के से थोड़ी बड़ी होती है। इसका जो साइज़ है वो L1 और L2 से बड़ी होती है। इसकी स्पीड L1 और L2 की मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इसका आकार जो है 1 MB से 8 MB तक का होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखो, कैश मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जैसे कि है कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से अधिक फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक फास्ट होती है हमारी कैश मेमोरी, ठीक है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है, मतलब कि जब भी काम पड़ता है उसको यूज़ किया, उसके बाद स्टोर नहीं करके उसको जब भी काम नहीं पड़ता उसको हटा देते हैं, ठीक है। यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है और बहुत कम KB में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं थी कैश मेमोरी की। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि ऐसे समझ लो कि ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 128 GB। और इसमें इस 128 GB में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मूवीज़, बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा म्यूज़िक, ठीक है, ये सब डाल के 128 GB जो है स्टोरेज उसको हम फुल कर देते हैं। तो और भी हमें मूवीज़ डालने के लिए कंप्यूटर में और भी मूवीज़ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेकेंडरी मेमोरीज का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हम अलग से कोई हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर मेमोरी खरीद के इसमें अटैच करते हैं, उसी को हम सेकेंडरी मेमोरीज बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे CPU के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जैसे कि ये बोलो ना, यहाँ पे ये जो कनेक्ट कर रहे हैं हम वो अलग से जोड़ते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें जो डेटा हमेशा के लिए रहता है ना वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए ना तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता। जैसे कि रैम में क्या होता है, अगर ये जो प्रोग्राम हमने खोल के रखा और अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए तो क्या होता है, ये खुला नहीं रहता है, वो रैम में रहता है, वो रैम का काम होता है। जब तक ऑन रहता है तब तक रैम काम करता है इस चीज़ को। लेकिन अगर ये जो सेकेंडरी मेमोरीज में कोई डेटा हम स्टोर करके रखते हैं और कंप्यूटर बंद हो जाए ऑटोमेटिक या ऐसे भी हम बंद करें और फिर ऑन करके देखेंगे तो डाटा का सारा सेकेंडरी मेमोरीज में ही रहता है।
इसका इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूजर उस डेटा को उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। समझ में आया आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होते हैं? अब सेकेंडरी मेमोरीज में कौन कौन सा टाइप होते हैं उसके उदाहरण देख लो। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, ऐसे करके एक हार्ड डिस्क रहता है और इसमें यूएसबी टाइप सी टाइप बी जो भी रहता है वो कनेक्ट करने के लिए सीपीयू में कनेक्ट करते हैं और बहुत सारा डेटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव भी एक छोटे टाइप का इतना बड़ा का पेन ड्राइव देखे होगे आप, ऐसे करके होता है और इसमें हम क्या करते हैं, ये जितना जीबी का रहता है जैसे कि 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB और उसमें इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी जो हमारा कैसेट के टाइप में होता था उसमें भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी सीडी। उसके बाद मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क जिसका बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी। ये सारे के सारे क्या है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एक टाइप है। ठीक है, देखो अब जो मेमोरी यूनिट है, हम लोग कोई भी चीज़ नापते हैं, जैसे कि हम कभी दूध लेने जाते हैं तो 1 लीटर मांगते हैं दूध, तो 1 लीटर मांगते हैं ना, 1 लीटर को अगर हम बोलेंगे कि छोटा टाइप मतलब इसको छोटा करके बताओ तो ये क्या होगा, जैसे कि हम बोलते हैं 1 केजी दाल। ठीक है, 1 केजी दाल दे दो। 1 केजी को हम और भी क्या किस नाम से जान सकते हैं, 1000 ग्राम के नाम से भी जान सकते हैं। 1000 ग्राम मतलब 1 केजी ही होता है। तो ऐसे ही मेमोरी यूनिट में भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो यूनिट होता है वो बिट जो है मशीन लैंग्वेज, शॉर्ट नेम में मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं, बिट ही बोलते हैं, और इसकी कैपेसिटी होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, वैसे ये सबसे छोटा यूनिट जो है हमारा कंप्यूटर का वो होता है निब्बल को निब्बल ही बोलते हैं शॉर्ट नेम में, और इसका जो कैपेसिटी है वो 4 बिट का होता है। उसके बाद आता है हमारा बाइट को भी शॉर्ट नेम में बाइट ही बोलते हैं और इसका कैपेसिटी 8 बिट का होता है। किलोबाइट को शॉर्ट नेम में हम लोग केबी बोलते हैं और 1000 बाइट मिलके 1 केबी बनती है। ठीक है, समझ में आया? 1024 बाइट जो है वो 1 केबी बनती है। उसके बाद आता है हमारा मेगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एमबी, जो हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हमारा नेट चलता है उसको एमबी भी बोलते हैं ना। तो देखो 1024 केबी में हमारा जो होता है वो 1 एमबी होता है। उसके बाद आता है हमारा गीगाबाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में जीबी बोलते हैं और इसको 1024 MB जो होता है हमारा 1024 MB वो हमारा 1 GB के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारा टेराबाइट को हम टीबी बोलते हैं। जो हमारा 1024 GB होता है ना वो हमारा 1 TB के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद पेटाबाइट आता है। पेटाबाइट को हम शॉर्ट में पीबी बोलते हैं। तो 1024 TB बराबर 1 PB मतलब पेटाबाइट। उसके बाद आता है हमारा एक्साबाइट को EB बोलते हैं। 1024 PB बराबर 1 EB। जेटाबाइट आता है हमारा और योटाबाइट। आपको यहाँ तक याद रखना है, आपके कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक आपको याद रहना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, याद रखना। जेटाबाइट को हम क्या बोलते हैं, जेडबी। तो हमारा जो जेडबी है ना वो 1024 EB बराबर होता है हमारा 1 जेडबी। उसके बाद आता है योटाबाइट को वाईबी बोलते हैं। 1024 वाईबी जो होता है हमारा वो 1 योटाबाइट होता है। आप इसको ऐसा समझो, जो आप 1 MB यूज़ करते हो, 1 MB में हमारा 1024 KB होता है। ठीक है, 1024 KB, तो मतलब कि 1 MB बोले हम या फिर 1024 KB बोले, दोनों बराबर ही है। ठीक है, ऐसा समझ में आया? वैसे यहाँ पे देखो आप, जो हम 1024 MB बोलते हैं या फिर इसको आप ऐसे बोलो 1 GB, तो 1 GB में हमारा क्या होता है, 1024 MB होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, TB। तो हम लोग 1024 GB को क्या बोल सकते हैं, 1024 GB को हम क्या बोल सकते हैं, 1 TB बोल सकते हैं। ठीक है, 1 TB बोल सकते हैं, या फिर 1 TB को हम क्या बोल सकते हैं, 1024 GB बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया मेमोरी यूनिट कैसे बोलते हैं, किसको कहते हैं सो। उसके बाद आई होप आज का जो सेशन था वो आपको पसंद आया होगा, और हमारा अभी इसके बाद जो है वो एक क्लास और बचता है, जिसमें से हमारा क्या है, देख लो क्या क्या बचता है हमारा इस चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में जो हमारा बचेगा वो हमारा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। और उसके बाद ये मोबाइल ऐप भी उसी क्लास में होगा। उसके बाद समरी जो है थोड़ा सा उसमें जानिए कि हम लोग चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ी सी डिटेल समरी उसमें हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो उसके बाद एक और क्लास आएगा और वो होगा प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम लोग मॉडल क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है,
और हमारा चैप्टर 1 उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 7 से 8 वीडियोस डाल रहे हैं। और ये जो वीडियोस है ना वो शॉर्ट में है। शॉर्ट मतलब क्या है कि लेंथ जो है इसका शॉर्ट है, मतलब कि छोटा है, मतलब कि 16-17 मिनट का वीडियोस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब से क्या करेंगे, चैप्टर 2 से ये जो लेंथ है ना इसको हम कम से कम 30 टू 40 मिनट का रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे, ताकि हमारे जो सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आप जल्दी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर लो और आप सर्टिफिकेट भी ले लो। और अभी इसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर 2 चालू करेंगे। चैप्टर 2 उसमें से ये लेंथ आएगा हमारा 30 से 40 मिनट का वीडियोस उसमें आएगा, ठीक है। तो अभी इस क्लास के बाद 2 वीडियोस और आएंगे चैप्टर 1 के लिए। तो कम से कम ये चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग 30-40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दासिस एक्सप्रेस। कैसे हैं आप सब जैसे कि जानते हो कि हम लोग सीसीसी का क्लास कर रहे थे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्लास। उसमें से चैप्टर 1 जो हमारा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें से बहुत सारे जो इसके सब पार्ट थे, सब चैप्टर थे, उसमें से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कंप्यूटर, लेटेस्ट आईटी गैजेट, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, और उसके बाद हार्डवेयर, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, फिर सीपीयू के बारे में जाना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं इसके बारे में जाना। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जाना था। लेकिन एक जो बचा था वो हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में थोड़ा बच गया था। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके बाद जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में। और ये आज जो है चैप्टर 1 का लास्ट क्लास है, ठीक है। कौन सा है? लास्ट क्लास, क्योंकि इससे पहले जो 5-6 क्लास आई है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना, उसके बाद ये है हमारा। वैसे भी ये क्लास नंबर 6 है, इससे पहले हमारे जो है 5 क्लास आ गए हैं चैप्टर 1 के। अब क्या करेंगे, 5 क्लास और ये लास्ट, इसको हम कंबाइन करके ना एक चैप्टर को, मतलब ये सारे वीडियो को कंबाइन करके एक चैप्टर बना के अपलोड कर देंगे पूरा। तो आप एक ही क्लास में पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हो आप अपना, ठीक है। एक ही क्लास में कंबाइन करने के बाद, डालने के बाद एक ही बार में कंप्लीट कर लोगे। तो ये चैप्टर 1 का सिलेबस था। उसके बाद देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो कंप्यूटर चलाने के लिए ना हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर दोनों में से एक भी चीज ना हो तो नहीं चलेगा कंप्यूटर, क्योंकि हार्डवेयर में क्या होता है, हार्ड मतलब कठोर, जो ठोस होता है, और वेयर का मतलब होता है सामान। तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज जो कंप्यूटर में लगे हैं, जो भी कंप्यूटर में लगे हैं ना, हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जैसे कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, अभी आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल पे देख रहे हो, लेकिन आप हमको टच करना चाहोगे तो क्या आप अपने स्क्रीन को टच करोगे, मोबाइल की स्क्रीन को टच करोगे। मुझे नहीं, मतलब आप चाहो कि अगर मैं आशीष को निकाल सकता हूँ स्क्रीन से, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप अपने स्क्रीन को टच कर सकते हो। तो आप जो टच कर रहे हो वो हार्डवेयर है, एक तरह से मोबाइल आपका हार्डवेयर हो गया। लेकिन आप मुझे देख रहे हो, वो किस पे देख रहे हो, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, आप जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हार्डवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर को क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन देता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और सॉफ्टवेयर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप या फिर आप इसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई कंप्यूटर लिया और उसको असेंबल किया, मतलब कि सीपीयू जोड़ा, कीबोर्ड जोड़ा, माउस जोड़ा, मॉनिटर लगाया, उस तरह करके आप एक कंप्यूटर बना लिया। आप उसको कंप्यूटर बना लिए, यहाँ पे सीपीयू जोड़ दिया, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे कीबोर्ड है, ऐसे करके। अब इसको जब इलेक्ट्रिसिटी आप इसको प्रोवाइड करते हो तो ये चालू हो जाता है। चालू हो जाने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसमें से जो आपका डिस्प्ले में जो वॉलपेपर है वो शो कर देता है। आपका जो चार्ज, मतलब कि जो लैपटॉप है, मान लो तो लैपटॉप चार्ज कितना % है, और इसमें नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट है या नहीं, वो सारी चीज़ हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिख जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो कंप्यूटर में बैटरी या फिर नोटिफिकेशन जो आते हैं, वो सारा काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का एक जरिया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज में हो गया आपका विंडोज 7, 8, 10, 11, ये सारे हमारे विंडोज हैं, और विंडोज में हमारा ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। वैसे हम एंड्रॉयड का अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देखते तो एंड्रॉयड का एक एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड ओएस जिसको बोलते हैं हम, और एप्पल का जो बोलते हैं उसको आईओएस बोलते हैं, एंड्रॉयड और आईओएस। लेकिन हमारे जो मोबाइल में अधिकतर पाए जाते हैं एंड्रॉयड ही रहता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी भी है, ठीक है। ये सारे जो है हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ तक समझ में आया? देखो, उसके बाद हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूजर विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक यूजर है, मान लो अगर कोई यूजर है और इसको कोई पर्टिकुलर काम करना है, कोई एक ऐसा काम करना है जो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से हो जाए। जैसे कि मान लो हमें कोई लेटर टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, तो ये हम नोट्स जो मोबाइल में आता है, इनबिल्ड रहता है नोट्स, इसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं। या फिर आप मान लो कोई मूवीज देखना आपको, तो आप एम एक्स प्लेयर एक पर्टिकुलर ऐप है जिसमें आप खाली मूवीज को ही देख सकते हो। वैसे VLC हो गया आपका, जिसमें आप मूवी देख सकते हो। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो टाइप हैं वो है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर ऑफ ट्रायल सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर और नेगवेयर सॉफ्टवेयर। ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर यूजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर में हमारा MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? वो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्टिकल सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? जिसको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम कोई बैंकिंग सेक्टर ले लेते हैं, बैंक में काम करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है वो हमारा वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि फिनिकल हो गया, MIBS हो गया। उसके बाद शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ना, इसको हमको खरीदना पड़ता है। लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए इसका ट्रायल वर्जन दिया जाता है। मतलब कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो है उसको हम बाय करते हैं, लेकिन बाय करने से पहले कुछ दिन के लिए हमें ट्रायल वर्जन दिया जाता है इसको यूज करने के लिए। जैसे कि हमारा कोरल ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, जैसे कि VLC हो गया, नेरो हो गया। उसके बाद MX प्लेयर आप एंड्रॉइड के लिए जान सकते हो। ये सारे हमारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको अपना जो सोर्स कोड है ना वो भी हमें दे देते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। जैसे कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लिनक्स हो गया, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिब्रे ऑफिस है, गूगल क्रोम है, इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। गूगल क्रोम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? जैसे कि गूगल क्रोम जब खोलोगे ना तो उसका आप थीम चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपका सर्च करने वाला बार जो ऊपर है, ऊपर रखना है या नीचे रखना हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो है हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखो, इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि MS ऑफिस को यूज करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। फिर एडोब फोटोशॉप है, इसको भी खरीदना पड़ता है चलाने के लिए, उसको हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर हमारा नेगवेयर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है तब ये नोटिस देते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिए। जैसे कि WinRAR, मतलब WinRAR, इसको हम क्या कंप्यूटर में यूज करते हैं कोई भी जिप फाइल को अनजिप करने के लिए। WinRAR को क्या करते हैं हम? जिप फाइल को अनजिप करने के लिए, मतलब कि जो हमारा लॉक होता है उसको खोलने के लिए, ऐसे आप समझ सकते हो। नेगवेयर सॉफ्टवेयर हमें नोटिस देता है ट्रायल टाइम आपका खत्म होने वाला है, आप इसको सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो। जब भी आप अगर ट्रायल वर्जन वाला चलाओगे WinRAR ना, तो इसमें आपको एक पॉपअप शो होगा और उसमें ये मतलब ये ट्रायल टाइम का नोटिस देगा कि आप इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो MS वर्ड के अंदर आता है। जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है वो MS पावर पॉइंट है। स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल भी बोलते हैं, EXEL, MS एक्सेल में इसका जो होता है काम आप इसमें कर सकते हो। फिर डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो MS एक्सेस होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो एडोब फोटोशॉप है। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम हो गया। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो हमारा कोरल ड्रॉ हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर VLC। फिर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, मतलब कि आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए बनाते हो तो उस पर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? टर्बोसी हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, JDK हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो हो गया टैली और बिजी।
ये कुछ एग्जाम्पल थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले हम लोगों ने बताया उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल थे। जैसे कि यहाँ पे और भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या होता है, फिर इंटरप्रेटर के बारे में जानेंगे, असेंबलर, कंपाइलर, डिबगर, फिर लोडर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। मतलब कि जो बातचीत होती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसको जो है ना वो हमारा यूजर और हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और रन करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है। मतलब कि जो है ना इंटरप्रेटर का काम है, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है, और ये थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, यह कंपाइलर से धीमा होता है। जो कंपाइलर एक है उससे स्लो काम करता है। यह मेमोरी में कम जगह को घेरता है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है हमारा अगला कंपाइलर। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, यह भी एक ट्रांसलेटर ही होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। इसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज को कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो यूजर लैंग्वेज में बदला जाता है। ठीक है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में, मशीन कोड को एक साथ में बदल देता है। मतलब कि आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप समझो ये होता क्या है। जैसे कि मान लो इंटरप्रेटर जो है हमारा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों है ना, ये एक ही काम करता है। क्या काम करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, लेकिन ये इंटरप्रेटर क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन, मतलब कि एक लाइन को किया उसके बाद रिजल्ट शो किया, फिर एक लाइन किया फिर रिजल्ट शो किया। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? हमारा कंपाइलर जो है ना वो एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करके हमें डिस्प्ले कर देता है। यहाँ तक समझ में आया कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस हो? उसके बाद है हमारा असेंबलर। असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम के मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। मतलब इसका काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, मतलब ये ट्रांसलेट करने का काम करता है असेंबलर। उसके बाद आता है हमारे कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि हमारा हो गया फाइल मैनेजर, फाइल को मैनेज करने का काम करता है। जो भी कोई वायरस आता है तो उसको हटाने का काम एंटीवायरस, जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे जो है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कामकाज को मेंटेन करके रखता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के कामों को करता है, जैसे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना, डेटा का बैकअप लेना, खराब फाइलों को डिलीट करना, डिस्क को मैनेज करना। ये सारा काम जो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल और डिस्क क्लीनअप टूल जो होते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हमारा ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है, इसमें क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड के साथ दिया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि पहले भी हम लोगों ने देखा जो हमारा था, जैसे कि इसमें क्या होता है कि सोर्स कोड भी साथ में दिया जाता है सॉफ्टवेयर के साथ, और यूजर इसके सोर्स कोड को प्राप्त करके उसमें जरूरत के हिसाब से फ्यूचर को भी ऐड करता है, मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि हमारा मोजिला फायरफॉक्स हो गया, वैसे ही मैंने कुछ देर पहले बताया था क्रोम के बारे में कि उसका थीम चेंज कर सकते हैं। वैसे हम उसके बाद लिनक्स हो गया, फिर उबंटू हो गया, फिर वर्डप्रेस हो गया, ये सारे जो है हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम फ्री में नहीं कर सकते,
इसका इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्टवेयर के ओनर से खरीदना पड़ता है। जैसे कि मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और ये इसका ओनर मैं हूँ, ठीक है, मैं इसको बनाया और इसको जो है कोई यूज़ करेगा तो मेरे से खरीदना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, बाय करना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर इसके ओनर का कॉपीराइट होता है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर का कोड ना तो बदल सकते हैं और ना ही किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर कॉपी नहीं कर सकते इस कोड को, क्योंकि इसका जो ओनर है वो हमारा मालिक होता है। ओनर ही मालिक एक ही है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे केवल व्यक्ति मॉडिफाई कर सकता है, वही व्यक्ति मॉडिफाई कर सकता है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे कि ये मैंने बनाया ना, तो इसको मैं ही चेंज कर सकता हूँ बस, और कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। इस सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, नन फ्री सॉफ्टवेयर और कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेली। ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाया वो ए मार्ट था, ए मार्ट। अब ये सॉफ्टवेयर को मैं फ्री में दे देता हूँ सबको यूज करने के लिए, लेकिन इसका जो चेंज करने का अधिकार है, जो राइट है, इसका कॉपीराइट है, वो बस मेरे पास है, ठीक है। कॉपीराइट जो है इसका वो बस मेरे पास है। मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन का जो लोगो है इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसको बस मैं ही चेंज कर सकता हूँ। इसका नाम अगर ए मार्ट से मुझे कुछ और रखना है तो बस मैं चेंज कर सकता हूँ, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ तक समझ में आया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। उसके बाद है हमारा कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड आदि के लिए डेवलप किया जाता है। मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं, जो मोबाइल को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको मोबाइल के लिए डेवलप किया जाता है। उसके भी कुछ टाइप हैं मोबाइल एप्लीकेशन के, जैसे कि नेटिव ऐप, वेब बेस्ड ऐप, हाइब्रिड ऐप, ये सारे क्या होते हैं उसके बारे में देखो। नेटिव एप्लीकेशन क्या होते हैं, इन ऐप्स को केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आईफोन के लिए बनाए गए ऐप्स केवल आईफोन में ही रन करेंगे और अन्य स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता। मतलब कोई एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं ना, अगर हम इसे एप्पल फोन के लिए, आईफोन के लिए बनाया हम लोगों ने, तो ये बस आईफोन में ही चलेंगे, और कोई फोन में चलाने के अगर सोचेंगे तो वो उसमें रन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इस ऐप को बनाने में ना हम जो यूज़ करते हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और इसका आकार जो है ना बहुत हल्का होता है। मतलब इसकी परफॉर्मेंस जो है वो नेटिव ऐप की तुलना में कम होता है। इन्हें आप वेब ब्राउजर की सहायता से ही एक्सेस कर पाते हैं। मतलब कि बहुत सारे एप्लीकेशन को आपने देखा होगा कि आप उसको मोबाइल के एप्लीकेशन में भी रन कर सकते हो और वेबसाइट से भी आप उसको रन कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल में RWA को देख सकते हो, आप इसको एप्लीकेशन में भी चला सकते हो और इसको वेबसाइट के थ्रू से, मतलब कि वेब ब्राउजर के भी थ्रू से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद होता है हमारा हाइब्रिड एप्लीकेशन। ये ऐप एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपेटेबल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी ये ऐप आईफोन में भी चल सकते हैं और दूसरे डिवाइस में भी चल सकते हैं। मतलब कि हाइब्रिड एप्लीकेशन जो है वो हमारा क्या है, वो ये जो है ऐप बनाया अगर किसी ने, तो ये आईफोन में भी चलेंगे और जो है हमारा एंड्रॉयड में भी चलेंगे, एंड्रॉयड में भी चलेंगे। मतलब कि ये जो हाइब्रिड ऐप जो होते हैं वो दोनों में, कोई भी डिवाइसेस में चलने के लिए, मल्टी डिवाइस में चलने के लिए कंपेटेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम, ये सारे के सारे जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद जो समरी है हमारा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 हो जाता है कंप्लीट। और चैप्टर 1 जो है उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा, मतलब कि डेफिनेशन को समझा, हम लोगों ने कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में समझा, कंप्यूटर के टाइप क्या क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड, और ये सारे के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इनपुट डिवाइस, CPU के बारे में देखा, रैम रोम के बारे में देखा, आउटपुट, और कंप्यूटर की जो पीडीएफ थी उसके बारे में देखे हम लोग। फिर वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ डिस्कस किया और पहला चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को ये चैप्टर 1 पसंद आया तो आप कमेंट करके बताना कि चैप्टर 1 कैसा लगा, और इसको ना पूरा एकदम कंबाइंड करके अब क्या करेंगे, जो क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, इसको हम कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करके एक ही वीडियो में डाल देंगे और इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे।
आप एक ही क्लास से चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।